हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम न्यूज़ में रहे कुछ महत्वपूर्ण आयोग के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह इसका पार्ट 2 है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और इसका पार्ट 1 देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। दूसरा, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नगरपालिका और ग्राम पंचायत के चुनावों का संचालन करता है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। आप चाहे तो हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो हमारा पहला कथन है वो सत्य है। हमारा दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि निर्वाचन आयोग नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनावों का संचालन नहीं करता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर एसोसिएशन आयोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 7 मार्च 2008 को स्थापित किया गया था। दूसरा, आयोरा का शीर्ष निकाय विदेशी मंत्रियों की परिषद है जिसकी वार्षिक आधार पर बैठक आयोजित की जाती है। तीसरा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय हनोई वियतनाम में स्थित है। आपको बताना है कि ऊपर में से कौन से कथन सही नहीं हैं, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो हमारा पहला और तीसरा कथन असत्य है। तो चलिए दोस्तों, इस पहले कथन को देखें। जो हमारा पहला कथन इसलिए असत्य है क्योंकि इसे 7 मार्च 2008 को नहीं बल्कि इसे 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था। हमारा दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय हनोई वियतनाम में स्थित नहीं है बल्कि इसका मुख्यालय एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका मुख्यालय सऊदी अरब की जेद्दा में है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। तीसरा, इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जो हमारा दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। हमारा पहला कथन असत्य है क्योंकि भारत इसके संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं है। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए, आप इसे पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और निर्वाचन आयोग को सहायता प्रदान करता है। दूसरा, यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों के अन्वेषण संबंधित समन्वय करती है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो।
आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो हमारा दूसरा कथन सत्य है। हमारा पहला कथन असत्य है, क्योंकि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और निर्वाचन आयोग नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पर आएगा लोकपाल। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ट्राई का एक मिशन देश के दूरसंचार के विकास के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना है। दूसरा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपको बताने के ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो हमारा पहला कथन सत्य है। हमारा दूसरा कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि इसका मुख्यालय मुंबई नहीं बल्कि इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। दूसरा, यह एक संवैधानिक संस्था है जो देश भर की उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है। तीसरा, इस एजेंसी के उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार का परीक्षण करना है। आपको बताने के ऊपर में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, या ऑप्शन डी एक, दो और तीन। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो हमारा पहला और तीसरा कथन सही है। हमारा दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि एक स्वायत्त संस्था है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और सिंगापुर के समूह के लिए संक्षिप्त शब्द है। दूसरा, वर्ष 2018 के फोर्टलेजा ब्राज़ील में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। आपको बताने के ऊपर में कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो, अर्थात दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। हमारा पहला कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और सिंगापुर, ये सिंगापुर असत्य है, इसकी जगह आएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के समूह के एक संक्षिप्त शब्द है और इसे वर्ष 2018 में नहीं बल्कि इसे वर्ष 2014 में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया था। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो। तो ये दोस्तों कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसके पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सौर ऊर्जा संसाधनों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए की कल्पना की गई है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आईएसए के शामिल होने के पात्र है। तीसरा, आईएसए की सभा सर्वोच्च न्यायालय में मिलने वाली संस्था है जिसे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र प्रतिनिधि शामिल है। आपको बताना है कि ऊपर में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो हमारा दूसरा और तीसरा कथन सही। हमारा पहला कथन
इसलिए असत्य है क्योंकि ये भारत और अमेरिका द्वारा नहीं बल्कि ये भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त प्रयास की कल्पना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूरोपीय यूनियन 27 देशों के एक समूह है जो एक आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इसके 19 सदस्य देशों में अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर डॉलर का उपयोग करते हैं। तीसरा, यूरोपीय यूनियन ने कानूनों को मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है जो सभी सदस्य राज्यों के मामले में लागू होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3। हमारा दूसरा कथन असत्य है क्योंकि आधिकारिक मुद्रा के तौर पर डॉलर के स्थान पर यूरो का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ और तथ्य देख लेते हैं। कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO के संदर्भ में गलत कथन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। ऑप्शन सी, वर्ष 2001 में संगठन में अफगानिस्तान के शामिल हो जाने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया था। या ऑप्शन डी, वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो हमारा तीसरा कथन है वो असत्य है क्योंकि वर्ष 2001 में संगठन में अफगानिस्तान के शामिल नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान के शामिल हो जाने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ऑप्शन बी, UGC पात्र विद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों को सुझाव देता है। ऑप्शन डी, यह विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रम गतिविधि संचालन हेतु फंड भी प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जो हमारा ऑप्शन डी, ये कथन असत्य है। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला डेनमार्क, दूसरा जापान, तीसरा रूसी, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पांचवा संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से सदस्य आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 4 और 5 या ऑप्शन डी 1, 3 और 5। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 3 और 5, जो डेनमार्क, रूसी संघ और संयुक्त राज्य इसके सदस्य हैं। अगर हम इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो उसमें है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और अमेरिका। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 5। इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तीसरा, यह अनुसूचित जातियों के संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र राज्य सरकारों को सलाह देता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो हमारा पहला और दूसरा कथन असत्य है। पहला कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक संवैधानिक निकाय है। हमारा दूसरा कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से तैयार करके चल जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 103 के अंतर्गत प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। ऑप्शन बी, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन करता है। ऑप्शन डी, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो असत्य है क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों की योग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग को परामर्श नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा और चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। दूसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तीसरा, इसकी सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। चौथा, सदस्यों को निलंबन करने के लिए प्रस्ताव का सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो हमारा पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है। यदि हम बात करें दूसरे कथन की तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष असत्य हो जाता है, इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। यदि हम बात करें चौथे सेंटेंस की तो इसका सामान्य बहुमत से पारित होना यह असत्य हो जाता है, इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विदेश सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विदेश मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एकीकृत नियामक निकाय है। दूसरा, इंजेती श्रीनिवास IFCA के पहले अध्यक्ष हैं। तीसरा, इसमें 9 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चौथा, IFC प्राधिकरण के सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जो पुनः नियुक्ति के अधीन होंगे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, या ऑप्शन डी 1 और 4। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो हमारा दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। हमारा पहला कथन असत्य है क्योंकि ये विदेश मंत्रालय के तहत नहीं बल्कि केंद्र सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य है। जो हमारा दूसरा कथन है वो सत्य है। हमारा तीसरा कथन भी सत्य है। हमारा चौथा कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा बल्कि 3 वर्ष होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय आयुर्वेद विज्ञान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह न तो वैधानिक निकाय है न ही नियामक निकाय है। दूसरा, ये स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा, हाल ही में इसने इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रकाशन शुरू किया है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य है, हमारा तीसरा कथन असत्य हो जाता है क्योंकि इसे हाल ही में नहीं बल्कि इसका प्रकाशन 1913 से हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रक्षा अनुसंधान और संगठन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। दूसरा, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा, यह सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के माध्यम से एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो हमारे तीनों के तीनों कथन असत्य हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के अनुसार की जाती है। दूसरा, NGT के सभी सदस्यों 5 साल के पद धारण करना आवश्यक है और पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है। तीसरा, ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के बाध्य है लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का निर्देशित किया जाएगा। चौथा, NGT के आवेदनों या अपीलों का दाखिल कराने के लिए 1 वर्ष के भीतर अंतिम रूप से निपटान के लिए अनिवार्य है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो हमारे पहला, तीसरा और चौथा कथन असत्य है। हमारा पहला कथन असत्य है क्योंकि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि इसकी नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार भारत के केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हमारा दूसरा कथन सत्य है। हमारा तीसरा कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया नहीं बल्कि ये ट्रिब्यूनल दंड प्रक्रिया है। जो हमारा चौथा कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि इसे 1 वर्ष के भीतर नहीं बल्कि इसे 6 माह के भीतर अंतिम रूप से निपटान अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इससे पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। TDSAT का अधिकार क्षेत्र प्रशासन और केबल सेवाओं तक विस्तारित नहीं है क्योंकि ये विशेष रूप से ट्राई के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के सभी निर्णय और आदेश को TDSAT की अपील माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। तीसरा, इसका गठन दूरसंचार क्षेत्र के लिए अलग विवाद निपटान तंत्र लाने में किया गया था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो हमारा दूसरा और तीसरा कथन सही है। हमारा पहला कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह एक विस्तारित है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए, इसे आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।